नमस्कार दोस्तों, 12 जून के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहला आर्टिकल आपके सामने दिख रहा है, द गांधीज, मंडेलास एंड किंग्स ऑफ टुडे। इसके बारे में ज्यादा बात करना जरूरी इसलिए नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी जॉर्ज फ्लॉयड वाला रेसिज्म का केस हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारे रेसिज्म के एग्जाम्पल्स को सामने लाया गया है। महात्मा गांधी जी की बात की गई है, नेल्सन मंडेला जी की बात की गई है, मार्टिन ल्यूथर किंग की बात हुई है। तो महात्मा गांधी जी इंडिया में एक्टिव थे, नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका में, और मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर आपका नॉर्थ अमेरिका में। तो इनको कोट करके हिस्ट्री में रेसिज्म की लड़ाई कैसे रही है इसको बताया गया। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट दिखा नहीं, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को इंक्लूड नहीं किया, बट आप खुद से एक बार जरूर इसे पढ़ें। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये है, द केस फॉर क्वाइट डिप्लोमेसी। इसको हम लोग जरूर सही तरीके से समझेंगे दोस्तों। देखिए, चाइना के साथ बहुत सालों से स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया का। 2013 में हुआ, 2014 में हुआ, 2017 में हुआ। उन स्टैंड ऑफ में जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई, मोस्ट प्रॉब्ली अभी की गवर्नमेंट भी उसी स्ट्रैटेजी को अपना रही है। वो स्ट्रैटेजी कैसे अच्छी है, वो स्ट्रैटेजी कैसे गलत है, इसके बारे में यहां पे ऑथर ने बात की है, ये बताऊंगा मैं आपको। फिर इसके नेक्स्ट ही आर्टिकल इसी से रिलेटेड है दोस्तों, बैक फ्रॉम द ब्रिंक। यहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अभी अभी ये कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि चाइनीज फोर्सेस और इंडियन फोर्सेस पीछे जा रही हैं अपने पोस्ट से, बट कुछ जगहें हैं जैसे कि पैंगोंग तुसे लेक हो गई, और स्पेशली जो गलवन रिवर वैली है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक एरिया है, और वहां पे एक डीबीओ रोड है जिसको सब सेक्टर नॉर्थ रोड भी बोलते हैं। उसके रिलेशन में क्या है, ये सब बातें मैं आपको थोड़ा अलग से बताऊंगा। और दूसरा, यहां पे ऑथर ने यह बता रखा है कि भाई मिसट्रस्ट है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों तरफ, इस मिसट्रस्ट को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना चाहिए, ये बात कही गई है। हालांकि मिसट्रस्ट तो कुछ भी नहीं है, ऑब्वियसली बात है, चाइना यहां पे थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव है। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्टिकल है अ बेटर रेट। ये आर्टिकल क्या बोलता है कि देखिए, कोविड 19 की रिकवरी हो रही है हमारे यहाँ पे, जितने केसेस उसमें मैक्सिमम लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। ऑब्वियसली बात है, दुनिया भर में जो फैटेलिटी रेट है कोविड 19 का वो 2.8% है। तो इंडिया में भी जो डेथ्स हैं अब तक वो लगभग 8,000 है दोस्तों। हम लोग यूनाइटेड किंगडम को पार कर चुके हैं। आज की डेट में जब मैं ये रेडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फोर्थ लार्जेस्ट नंबर ऑफ कोरोना वायरस केस इंडिया में है। तो यहां पे ये बस बोला गया है कि रिकवरी रेट भरा ही हमारा कोरोना वायरस में सही है, बट हमको थोड़ा सा इसके तरफ और प्रोएक्टिव होना चाहिए। तो इसको देखेंगे फ्रेंड्स। फिर एक आर्टिकल ये है, इज वर्क फ्रॉम होम फीजिबल इन द लॉन्ग रन। यहां पे दो तीन बड़े बड़े लोग हैं, उनसे उनके चॉइसेस पूछी गई हैं कि भाई वर्क फ्रॉम होम हो सकता है क्या, तो उन्होंने अपनी चॉइसेस बताई हैं। अब देखिए, किसी पॉलिसी एंगल से यहां पे कुछ समझ में आया नहीं है। ये जो वर्क फ्रॉम होम का सिद्धांत है, वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत डिपेंड करता है जहां पे एक एम्प्लॉय काम करता है। तो वो अगर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसा कोई काम है जो कि वर्क फ्रॉम होम से हो सकता है, और उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स अगर ये चाहते हैं, तो ही ये वर्क फ्रॉम होम आपका फिजिबल हो सकता है, एप्लीकेबल हो सकता है। गवर्नमेंट के एंड से कोई पॉलिसी मेकिंग में इसका कोई रोल समझ में आ नहीं रहा है, इसीलिए मैंने इस आर्टिकल को डिस्कस किया नहीं। कुछ मेजर पॉइंट्स आपको बता पाऊं वो दिखा नहीं। अगला है, एट देयर इन्फोटेनिंग बेस्ट। यहां पे कुछ मीडिया पर्संस के काम करने के तरीका को दिखाया गया, मीडिया के काम करने के तरीके को दिखाया गया, और उसको WWE की जो रेसलिंग होती है ना, उससे थोड़ा कंपेयर किया गया। बस यहां पे यह बताया गया है कि रिपोर्टिंग आज की डेट में किस तरीके से होती है, पहले किस तरीके से होती थी, और आज की डेट में जो रिपोर्टर्स हैं वो अपने आप को उस ओरिजिनल कंडीशन में पुटअप करके चीजों को रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। वो किस तरीके से सही है, किस तरीके से गलत है, इसकी बात की गई। यहां पे एथिक्स के लिए आपको काफी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। और आगे ये वाला जो पॉइंट है, द फर्स्ट नाइट फर्स्ट शो एक्सपीरियंस। यहां पे देखिए, इसमें बताया यह गया है कि कोविड 19 के पैंडेमिक के पास सिनेमा हॉल जाके मूवी देखने का जो फैशन है वो अब खत्म हो रहा है, और जो ओवर द टॉप सर्विसेज हैं जैसे कि हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ये तेजी से ऊपर उठ रहे हैं। तो कोरोना पैंडेमिक के आउटकम में ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट आती है। वैसे ये देखा जाए तो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से आप बहुत लोग पूछोगे कि ये आर्टिकल की क्या जरूरत है, बट इस आर्टिकल की जरूरत ऐसे ही दोस्तों, पूरे चांसेस है कि मेंस में कोरोना पैंडेमिक से रिलेटेड या ऐसे में कोरोना पैंडेमिक पे आप कह सकते हैं कि एक ऐसे टॉपिक से सवाल आ सकता है। तो वहां पे कोरोना के जो रिस्पॉन्सेज, कोरोना के जो कंसिक्वेंसेज है, रेपरक्यूशंस है, उसमें ये चीज आप एक ये पॉइंट कोट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने इस रिसर्च को। पहला है केस फॉर क्वाइट डिप्लोमेसी। 9 जून को एक चीज हुई दोस्तों, एक न्यूज रिपोर्ट बाहर के निकल के आई कुछ आर्मी रिसोर्सेज से कि भाई 9 जून के डिस्कशंस के बाद जो पीएलए के फोर्सेज हैं और जो इंडिया के फोर्सेज हैं वो ईस्टर्न लद्दाख में बहुत सी जगहों पे थोड़ा थोड़ा पीछे आ रहे हैं। ये न्यूज निकल के आई। बाद में बहुत सारे सोर्सेज ने यह भी बोला कि ये न्यूज बहुत हद तक सही नहीं है। प्लस जो हमारी करंट गवर्नमेंट है
उनसे सीधे सीधे ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कांग्रेस लीडर हैं जो अपोजिशन के राहुल गांधी जी, उन्होंने ट्वीट किया 10 जून को। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी और रूलिंग गवर्नमेंट से पूछा कि भाई चाइनीज हमारी टेरिटरी में आ गए हैं तो एक्चुअली में आप कर क्या रहे हो। और ये बात तो बिल्कुल सही है, चाइनीज हमारी टेरिटरी में घुस के बैठे हैं, 5 पॉइंट्स पे घुस के बैठे हैं, गलवन वैली में, फिर पैंगोंग तोसे पे, और फिर और भी 3-4 इलाके हैं, चुलचुल का इलाका है। तो लगभग 5 जगहों पे ये स्टैंड ऑफ चल रहा है। अब ओवरऑल देखोगे कि तो इन 5 जगहों को मेजर 3 जगहों में आप बांट सकते हो, जिसमें एक जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और वो हो जाती है गलवन वैली। बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर मैं एडिटोरियल के जो पैरामीटर है उससे बाहर निकल जाऊंगा। कुछ बातें मैं आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे जरूर बताऊंगा दोस्तों। चाइनीज फोर्सेस आके अपने तंबू वहां पे गाड़ दिए और वहां पे बैठ गए हैं। अब यहाँ पे ऑथर ने बात की है कि ये पहला स्टैंड ऑफ तो है नहीं इंडिया चाइना का, तो जो पहले के स्टैंड ऑफ हुए हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया गया है। तो देखिए, चाहे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की गवर्नमेंट रही हो, चाहे कि अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट रही हो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, जब भी इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ है उसको क्वाइट डिप्लोमेसी से सॉल्व किया गया है। यहां देखिए, द गवर्नमेंट्स हैव फॉलोड एन अप्रोच दैट हैज कपल्ड क्वाइट डिप्लोमेसी विद अ स्ट्रांग मिलिट्री पोस्चर। यानी कि मिलिट्री पोस्चर स्ट्रांग होना चाहिए। आप बॉर्डर पे अपने ट्रूप्स को हम लोग डिप्लॉय करेंगे, अपने मिलिट्री हार्डवेयर को डिप्लॉय करेंगे, एट द सेम टाइम हम लोग शांति से डिप्लोमेसी करेंगे, चेस्ट थंपिंग नहीं करेंगे। होता क्या है, आप देख रहे हैं चाइनीज साइड वाले अपने ग्लोबल टाइम्स में जो उनका माउथ पीस है उससे सीधे सीधे इंडिया को धमकी दे रहे हैं कि अगर आप हम पे अटैक करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो एक वीडियो रिलीज कर रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे 2 घंटे में हम लोग अपनी फोर्सेस को अपने बॉर्डर तक पहुंचा सकते हैं, इंडिया के बॉर्डर तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके की चेस्ट थंपिंग चाइनीज कर रहे हैं, बट इंडिया नॉर्मली चाइना के साथ इस तरीके की चेस्ट थंपिंग नहीं करता है। शांति से डिप्लोमेसी करनी चाहिए, साथ साथ मिलिट्री पोस्चर भी स्ट्रांग करना चाहिए। पूरी कोशिश रहती है इंडिया के साथ कि एक 2 फेज वॉर ना हो जाए, क्योंकि चाइना के साथ जंग छिड़ी तो पूरे चांसेस है कि पाकिस्तान भी अटैक कर देगा और इंडिया को पूरे 2 फ्रंट वॉर लड़ना पड़ेगा। अब तक ये जो स्ट्रैटेजी रही है, क्वाइट डिप्लोमेसी विद स्ट्रांग मिलिट्री प्रोसीजर, इसको दोस्तों आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं, कपल्ड क्वाइट डिप्लोमेसी विद स्ट्रांग मिलिट्री पोस्चर। ये जो स्ट्रैटेजी है अब तक चाइना के केस में काम करी है। कहां कहां पे ये काम करी है ये इस आर्टिकल में बात की गई है दोस्तों। तो 2013 में जब देपसांग वाला इशू हुआ था, जिस समय पे हमारी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस पावर में थी, उस समय पे देपसांग पेंग में एक स्टैंड ऑफ हुआ था। तो जो चाइनीज साइड है उन्होंने बोला था कि भाई ये अपने साइड पे आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बंद करिए, तो इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन बंद किया। 2014 में आप देखेंगे जो चाइना के राष्ट्रपति हैं वो मोदी जी से मिल रहे थे, जी जिनपिंग गुजरात में, दोनों बैठ के साथ में बात कर रहे थे, और आप देखेंगे कि बॉर्डर में बवाल मच गया। 2014 की बात है ये, लगातार बवाल मच रहा था वहां पे। फिर 2017 में भी ये सब चीजें हुई, इसके बारे में अभी आगे आते हैं। अब देखिए, जब 2013 में ये स्टैंड ऑफ हुआ था, जब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की गवर्नमेंट पावर में थी, उस समय पे हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे वो थे शिवशंकर मेनन। क्या था ना कि उस समय की यूपीए गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था अपोजिशन से, और अपोजिशन में कौन था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो अभी की रूलिंग बीजेपी है। सब लोग यूपीए गवर्नमेंट को बोल रहे थे कि आप शांत हैं, आप डर रहे हैं, आप चाइना से डर रहे हैं, इस तरीके की बातें बोली जा रही थी। उस समय पे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है शिवशंकर मेनन, वो बहुत हायर लेवल पे इन्वॉल्व थे, इस टेंशन को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में उन्होंने ये बताया जब पूरी चीजें सॉल्व हो गई कि चाइना को हम लोगों ने प्राइवेटली बोला था, प्राइवेटली कन्वे किया गया था कि अगर आपने स्टैंड ऑफ बंद नहीं किया तो आपकी प्रीमियर लीग के काम की मीटिंग को हम लोग कैंसिल कर देंगे, ट्रेड रिलेशंस भी काफी हद तक बर्बाद कर सकते हैं। इस तरीके की चीजें बैकडोर से चाइना को कन्वे की गई। तो चाइना ने भी उन चीजों को वे किया होगा और ऑब्वियसली बात है फिर स्टैंड ऑफ खत्म हुआ होगा। अगर ओपनली ये धमकी इंडिया 2013 में चाइना को देता, इस तरीके की कोई भी ओपन धमकी, तो ऑब्वियसली बात है कि चाइना बकल डाउन नहीं करता। तो यहां पे ऑथर ये बताना चाह रहा है कि इस तरीके के जब स्टैंड ऑफ्स होते हैं, क्वाइट डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है। जैसे 2014 की बात कर लीजिए, 2017 में भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, अभी 2020 में जो स्टैंड ऑफ हो रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो 2014 में जब जी जिनपिंग हमारे मोदी जी के साथ गुजरात में मिल रहे थे, तब हमारी फोर्सेस, जो चाइना की फोर्सेस थी, वो चुमार रीजन में ऑब्वियसली बात है इनग्रेशंस करने को तैयार थी। तो एकदम से वहां पे इंडियन सोल्जर्स, 2500 इंडियन सोल्जर्स को डिप्लॉय किया गया चुमार वैली में, और फिर जो चाइनीज सोल्जर्स थे वो वापस चले गए। पूरे चांसेस है कि 2014 में भी कुछ बैक चैनल बातें हुई होंगी। फिर 2017 का स्टैंड ऑफ हुआ दोस्तों, 72 दिन का स्टैंड ऑफ था 2017 का।
उसमें। और ये जो स्टैंड ऑफ हुआ है ये एक्चुअली भूटान में हुआ था। देखिए भूटान चाइना इंडिया का जो ट्रांजैक्शन है उसके पास एक डोकालाम है, जगह नाम की एक जगह है जो कि भूटान के अंदर है। तो उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में जो कि भूटान क्लेम करता है कि उसकी है, उस टेरिटरी के अंदर चाइना अपनी सड़क बना रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन जो ट्रूप्स थे वो भूटान की टेरिटरी के अंदर गए और वहां पे जाके उन्होंने चाइनीज रोड के कंस्ट्रक्शन को रोका। और बाद में देखा गया कि भाई चीजों को डिफ्यूज किया गया और चाइनीज फोर्सेस वापस गई, इंडियन फोर्सेस भी वापस आई। अब वहां पे भी बैक एंड टॉक्स हुई होंगी और कुछ बैक एंड टॉक्स हुई। जब अनकंडीशनल विड्रॉल की बात हुई तो सबसे पहले डोकालाम से विड्रॉ किया इंडियन फोर्सेस ने और बाद में चाइनीज फोर्सेस ने वहां पे विड्रॉ किया। अब अगर ये चीज पब्लिक में आ जाती तो पब्लिक बोलती कि इंडियन फोर्सेस पहले विड्रॉ क्यों कर रही हैं। तो यहां पे ऑथर बस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब भी इस तरीके के जो स्टैंड ऑफ होते हैं, जैसे कि डोकालाम का 72 डे का स्टॉप वो है, देखिए क्या बोला, बीजिंग डिमांडेड एन अनकंडीशनल विड्रॉवल व्हेन बोथ फाइनली disengaged neither divulged the terms. It would later emerge that the deal struck involved India withdrawing first. China then stopped construction and status quo at the face of site was restored. यानी जो इंडियन की फोर्सेस वहां पे पहुंच के बीजिंग की सड़क बनाने को उन्होंने रोका, तो सबसे पहले बीजिंग ने बोला कि इंडियन फोर्सेस वापस जाएं। पहले इंडियन फोर्सेस वापस गईं और फिर बीजिंग ने अपनी कंस्ट्रक्शन को बंद किया। अगर ये चीज मीडिया में आ जाती, अगर दोनों साइड्स डिक्लेयर करने लगती अपनी अपनी जनता के सामने, तो उनको हार्ड मिलिट्री पोस्चरिंग करनी पड़ती। इसीलिए कहा जाता है कि इस तरीके के जो इंसिडेंसेस होते हैं इनको शांति से डील करने की जरूरत है, वॉर मॉन्गरिंग करने की, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मीडिया की टेंडेंसी क्या होती है, देखिए मीडिया की टेंडेंसी दोस्तों कुछ ऐसी होती है कि साइलेंस को वीकनेस समझा जाता है और चिल्लाने को ताकत समझा जाता है। जबकि इन जगहों पे, खासकर जब आप चाइना जैसी स्ट्रांग ताकत से डील कर रहे हो, तो चिल्लाना इज नॉट एन ऑप्शन, क्वाइट डिप्लोमेसी इज एन ऑप्शन। और चूंकि हमारा जो एलएसी पे ये इंसिडेंट हो रहा है 2020 में, पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले बहुत से ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं। यहां पे कुछ और बातें कही गई हैं रूलिंग गवर्नमेंट के लिए। ऑथर रूलिंग गवर्नमेंट के लिए बोल रहा है कि देखिए आज की डेट में गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराना एक नॉर्म है, तो जरूरी यह है कि आप रेगुलर बेसिस पे अपोजिशन जो पार्टीज हैं उनको आप बताते रहिए कि एक्चुअली में बॉर्डर पे हो क्या रहा है, और उनको प्रॉपर मोड ऑफ चैनल से कन्विंस करने की कोशिश कीजिए कि देश को यहां पे एक होकर रहना है, ना कि डिविजिव बातें कहनी है। पहली बात तो ऑथर ने यहां पे ये बोली है। दूसरी बात, मीडिया को भी इंगेज रहना है। मीडिया को आज की डेट में शांत नहीं कराया जा सकता, मीडिया को आज की डेट में धमकाया नहीं जा सकता, मजल नहीं किया जा सकता। इसलिए जरूरी है कि मीडिया को भी कुछ लिमिटेड सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, एक न्यूट्रल इंफॉर्मेशन दी जाती रहे, चाहे भले ही डायरेक्ट गवर्नमेंट सोर्सेज से ना मिले, बट बैक एंड चैनल भी बहुत सारे होते हैं, उस तरीके से दे सकते हैं। और खास बात, इस बात का ध्यान रखा जाए कि मीडिया में इस चीज की रिपोर्टिंग स्पेकुलेटिव ना हो, एग्जैगरेटेड ना हो, इस तरीके की बात कही गई। प्लस जो बाकी सेक्शंस हमारे देश के, जो अपोजिशन है, मीडिया है, जो लोग हैं, उनको भी इस बात का ध्यान रखना है कि एकदम से चीजों को बढ़ा चढ़ा के, चिल्ला के, लड़ के, उल्टी सीधी बातें बोल के, टेंशंस को इन्फ्लेम करके कुछ होने वाला है नहीं। इन तरीके की चीजों को क्वाइट डिप्लोमेसी से सॉल्व किया गया और ज्यादातर केसेस में इस बार भी क्वाइट डिप्लोमेसी से ही सॉल्व होगा। ये सारी बातें कही गई हैं, ये इस आर्टिकल में था। इसका जो नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी भाई आपका बैक फ्रॉम द ब्रिंक इसका टाइटल है। कुछ कुछ इंडिया चाइना बॉर्डर के बारे में ही बात कर रहा है। यहां पे आपको कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको और दूंगा। अच्छा, इसमें भी वही सब बातें कही गई हैं कि भाई इंडिया ने साफ साफ बोल दिया है कि जो पहले का स्टेटस को था, इस स्टैंड ऑफ के शुरू होने से पहले जो स्टेटस को था उसको मेंटेन करिए और सब लोग वापस आएंगे। ये स्टैंड ऑफ 5 जगहों पे चल रहा है। ओके, जो मेन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देखिए पैंगोंग वाला जो इलाका है, पैंगोंग तो से वहां पे चाइना घुस के बैठा है, गलवान वैली। पैंगोंग तोसे के लिए कहा जा रहा है कि दोस्तों यहां पे चाइनीज वापस जाने को तैयार नहीं, पर ये इलाका उतना स्ट्रेटेजिक नहीं है। गैल्विन वैली में भी बोला जा रहा है कि चाइनीज वापस जाने को तैयार नहीं, पर ये इलाका बहुत स्ट्रेटेजिक है। थोड़ा देखते हैं कि कहां पे क्या चीजें चल रही हैं। देखिए, अगर आप दोस्तों यहां पे देखिए, फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो फोटो है ये द प्रिंट से उठाई गई है। इससे बेस्ट फोटो मुझे नहीं दिखी। पहले जो इंडियन की फोर्सेज होती हैं वो पेट्रोलिंग करती थी F8 तक, ओके, यहां तक पेट्रोलिंग करती थी। फिर बाद में क्या हुआ कि इस समय पे जो आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की पोस्ट है वो F3 पे, और F4 पे आके बैठ गई है पीएलए की फोर्सेस। F4 पे आके पीएलए की फोर्सेस बैठी हुई हैं और F4 के आगे वो इंडियन पेट्रोल को अब जाने ही नहीं दे रही। पहले इंडियन फोर्सेस F8 तक पेट्रोल करती थी। हुआ क्या दोस्तों, जब ये बवाल शुरू हुआ, सोचिए
कुछ पेट्रोल बोट्स जा रही थी और वो पेट्रोल बोट्स जब यहां पहुंची ना इस इलाके में, एकदम से उन्होंने चारों तरफ देखा कि 1000 सोल्जर्स घेर के इस इलाके में खड़े हुए हैं। मतलब आप सोचिए कि कितने लोग होंगे हमारी पेट्रोल बोट्स में जो इस इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हो। नॉर्मल पेट्रोलिंग जाए 10 15 20 लोग होंगे। एकदम से जब वो वहां पहुंचे तो देखा भैया 1000 लोग, 1000 सैनिक यहाँ पे खड़े हैं पीएलए आर्मी के। अब ऑब्वियस सी बात है कि इतने हैंडफुल सोल्जर्स ऑफ इंडियंस और हजारों में चाइनीज आर्मी के सोल्जर्स, अब एग्जैक्ट नंबर्स रिलीज नहीं किए गए, बट ऑब्वियस सी बात है ये लोग काफी आउट नंबर्ड थे चाइनीज आर्मी के सामने। ओके, तो हमारे सोल्जर्स को भी काफी चोट हुई, गोलियां तो नहीं चलाई गई, बट ऑब्वियस सी बात है हाथापाई हुई जिसमें चोट लग गई हमारी आर्मी के लोगों को। और उसके बाद जो पीपल लिबरेशन आर्मी है वो F4 पे डायरेक्ट अपना कैंप बांट के बैठ गई है, आगे बढ़ने नहीं दे रही इंडियन फोर्सेस को। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर गलवन रिवर वैली की, यहाँ पे देखिए शोक नदी बह रही है, ये गलवन रिवर वैली है, ये एलएसी है दोस्तों। यहाँ पे ये येलो रंग में आपको नजर, ये भी द प्रिंट की इमेज। अब खास बात दोस्तों ये है कि यहाँ पे जो एलएसी है दैट इज पर्टिकुलर डिसाइडेड, इस एलएसी पे कोई भी डिस्प्यूट नहीं था, ये पहले से पता थी कि ये एलएसी यहाँ पे, यानी इसके इधर का जो इलाका था वो इंडिया का है। बट चाइना ने क्या किया, इस इलाके में घुसे, 2-3 किलोमीटर ऊपर आए, पहाड़ों पे चढ़ाई की और इन पहाड़ों के इन पॉइंट्स पे वो बैठ गए हैं अपनी बंदूकें और आर्टिलरी को लेके। और ऑब्वियस सी बात है इनको बैक एंड सपोर्ट इस एलएसी की एक पोस्ट से मिल रहा होगा चाइना की। और प्रॉब्लम क्या है कि ये देखिए इन पहाड़ियों पे बैठ के वो टारगेट किसको कर रहे हैं, इस एसएसएन रोड को। ये एसएसएन रोड आपको नजर आ रही है जिसको दौलत बेग दारबुक डीबीओ ओल्डी रोड भी बोलते हैं। ये रोड काराकोरम के बेस कैंप पे जो एयरफोर्स स्टेशन है, जो पूरा वहां पे आर्मी का गेटअप है, वहां तक ये रोड जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है इतनी ऊंचाई से गन्स को इस रोड पर पॉइंट आउट करके इस रोड की सारी मूवमेंट को चाइनीज रोक सकते हैं। और चाइनीज ये बोल रहे हैं कि गलवन वैली हमारी है, ये हमेशा से हमारी थी। और ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जो कि इंडिया नहीं छोड़ सकता। यहाँ पे आपको ये नदी की जो रोड है कुछ ऐसी नजर आ रही है। अब आपको समझ में आ गया क्या है, इस एलएसी को पार किया, इन पहाड़ों पे चढ़ के बैठ गए वो, जबकि पूरा का पूरा इलाका इंडिया का। तो गलवन ये जो नदी है इसके नॉर्थ में भी बैठे हैं, इसके साउथ में भी बैठे हैं। और दिस इज द मोस्ट स्ट्रेटेजिक पॉइंट, गलवन रिवर वैली, जो कि चाइना आज की डेट में बोल रहा है कि दिस इज द मोस्ट स्ट्रेटेजिक पॉइंट फॉर इंडिया। तो ये सब बातें चल रही, तो इसके लिए इतनी बातें चल रही हैं दोस्तों। अब बातों में आगे क्या निकल के आने वाला ये तो पता नहीं। जो लेटेस्ट ब्रिगेडियर लेवल पे टॉक्स हुई थी उसमें तो ये बोला गया कि चाइना ने साफ साफ बोल दिया है कि ये जो गलवन वैली है दिस इज अ पार्ट ऑफ चाइना, हम इसके ऊपर बातचीत ही नहीं करेंगे। जबकि ये जो वो जगह है ये इंडिया किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। और ऑब्वियसली बात है जो इंडिया की टेरिटरी है उसको किसी भी हाल में नहीं छोड़नी चाहिए। तब क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो बाद ही में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे ऑथर ने कुछ बातों को पॉइंट आउट किया है। बातें ये पॉइंट आउट की हैं दोस्तों कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडिया ने अपने साइड पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया है उससे चाइनीज को प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा हो सकता है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने जो स्टेटमेंट्स दिए, जैसे फॉर एग्जांपल अमित शाह जी ने लास्ट टाइम चकसाई चिन्ह पे स्टेटमेंट दिया, इस तरीके के स्टेटमेंट्स को और ये जो टॉप पॉलिटिकल लेवल्स पे जो गलत पोस्चरिंग करते हैं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, वो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इस स्टैंड ऑफ के बाद ये साफ साफ पता चल रहा है कि हम चाइनीज के सामने एक स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज पे हैं। ये बोला गया इस आर्टिकल में दोस्तों। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। द फर्स्ट नाइट फर्स्ट शो एक्सपीरियंस, यहां पे क्या बात की गई है? देखिए दोस्तों बात ये हो रही है कि अब पिक्चर हॉल में जाके तो लोग देख नहीं रहे हैं, सबको घर बैठे बैठे पिक्चर देखनी पड़ रही है। ओवर द टॉप सर्विसेज है जैसे कि अमेजोन वगैरह, वहां पे लोग बैठ के पिक्चर देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उन एग्जांपल्स की देने की जरूरत नहीं। जैसे गुलाबो सुता वो मूवी है, वो भी शायद अमेजोन पे रिलीज होने वाली है। तो इस तरीके की बहुत सी मूवीज हैं जो कि रिलीज हो रही ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पे। अब यहाँ पे तमिल सिनेमा फ्रेटर्निटी का एग्जाम्पल दिया गया। तमिल में सिनेमा में क्या होता है दोस्तों कि जब भी कोई मूवी रिलीज होती है ना, उसका जो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे वाला शो होता है सुबह का, उसकी काफी डिमांड रहती है, उसकी काफी टीआरपी रहती है। सब लोग सुबह 4-4 बजे जाके शो देखना चाहते हैं। तो जो कहते हैं एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, फिर जो बड़े बड़े फैंस हैं, वो पहले से ही अपनी लाइजनिंग करते रहते हैं, बहुत सारे लोगों से बातचीत करते रहते हैं ताकि जो अर्ली मॉर्निंग ओपनिंग डे शो है वो उनको मिल सके। और जब अर्ली मॉर्निंग ओपनिंग डे शो देखने जाते हैं तो हो सकता है कि आप किसी एक्टर से मिल लो, किसी डायरेक्टर से मिल लो, तो ये काफी तगड़ी बात मानी जाती है। अब ये बोला जा रहा है कि फर्स्ट नाइट शो एक्सपीरियंस अब बदलने वाला है। अब क्या है कि अब अगर आपको मूवीज देखनी है तो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पे देखनी पड़ेगी। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म आपस में कंपीट कर रहे हैं मूवी डायरेक्टर्स के साथ कि ज्यादा से ज्यादा मूवी को अपने प्लेटफॉर्म पे ले सकें। तो कोरोना पैंडेमिक के चलते हमारे एंटरटेनमेंट सेक्टर में हमें ये
बिहेवियरल चेंज लेके आना पड़ेगा कि जिस मूवी को देखने के लिए पहले हम लोग इतनी लाइजनिंग करके टिकट्स खरीदते थे, और केवल तमिल मूवी सिनेमा में नहीं, बॉलीवुड में भी दोस्तों फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का क्रेज सबको रहता है। हालांकि सुबह 4 बजे शो नहीं लगता है, 4 बजे शो वाला जो फैशन है वो तमिल सिनेमा में ही है, कॉलीवुड में है, बॉलीवुड में नहीं है। बट बॉलीवुड में भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो का तो क्रेज रहता है ये लोगों को। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो क्रेज है, ये जो मूवी को देखने का एक पैटर्न था, ये पैटर्न अब इस कोरोना के पैंडेमिक में टूट रहा है। इस आर्टिकल में ये बात कही गई है। आगे चलते हैं। यहां पे देखिए दोस्तों क्या बोला गया, एट देयर इंफोटेनिंग बेस्ट बाय मिमिकिंग WWE एंड रियलिटी टीवी, न्यू शो चैलेंज द क्रेडिबिलिटी ऑफ व्यूअर्स। यहां पे देखिए क्या बात की गई है। यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनके काम करने के तरीकों को दिखाया गया। कैसे दिखाया गया? रिसेंटली जब साइक्लोन आया था, अम्फन साइक्लोन की बात हो रही है यहाँ पे, तो एक जर्नलिस्ट उस न्यूज को कवर कर रहा था। तो जब वो न्यूज को दिखा रहा था तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए मैं इस अम्फन साइक्लोन की जगह पे खड़ा हूं, कितनी तेज हवाएं चल रही हैं, और वो खुद भी इधर से उधर हिल रहा था, गिरने की कोशिश कर रहा था, ये सब चीजें दिखा रहा था। मतलब जो व्यूअर्स जो कि उस टीवी को देख रहे हैं, उन व्यूअर्स को एक रियल टाइम एंटरटेनमेंट या फिर रियल टाइम अपडेट देने की कोशिश कर रहा था वो जर्नलिस्ट। प्रॉब्लम तब हो गई जब उसके बैक साइड में एक पर्सन है जो कि बिल्कुल नॉर्मली चल रहा है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो यहां से लोगों ने पकड़ में आया कि ये जो जर्नलिस्ट कर रहा है टीवी पे, ये एक्चुअली में फेक है। ये जो कुछ भी सामने हो रहा है ये फेक है। ये उस साइक्लोन वाली जगह पे खड़ा ही नहीं है। बस ये उस तरीके की कंडीशंस को टीवी पे दिखा के लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टीवी रिपोर्टर्स उस साइक्लोन वाली जगह पे जाके खड़े हैं और वहां पे जाके रिपोर्ट करके लोगों को सही सही चीजें दिखा रहे हैं। तो यहां पे एक चीज सामने निकल के आती है कि जो फेक ड्रामा होता है इन टीवी चैनल्स का, ये आज के डेट में बहुत बढ़ गया है। क्योंकि जो लोग हैं ना, वो लोग रियल टाइम इवेंट्स को देखना चाहते हैं, और इन रियल टाइम इवेंट्स को दिखाने के लिए आई विटनेसेस चाहिए। और ये जर्नलिस्ट दिखाते हैं कि वी आर द आई विटनेस, हम आपको वो न्यूज उस जगह से लेके दिखा रहे हैं जहां पे वो चीज हो रही है। तो आप यहां पे ये बोल सकते हैं दोस्तों कि इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं ना, ये ऑथेंटिसिटी को वायलेट करते हैं, जर्नलिस्टिक ऑथेंटिसिटी को वायलेट करते हैं। रियल टाइम में सही में जो चीजें हो रही हैं उसकी ऑथेंटिसिटी को ये लोग वायलेट करते हैं। ये बात बोली गई है। यानी कि न्यूज को सिर्फ न्यूज ना बना के इंटरटेनमेंट का एक साधन बनाया जा रहा है। और चूंकि अगर आप उसको एंटरटेनमेंट का एक साधन बना भी रहे हो तो ओरिजिनली उसको कर नहीं रहे हो। आप ये दिखा रहे हो कि आप साइक्लोन के बीच में खड़े हो, बट वहां पे एक्चुअली में आप हो नहीं। अच्छा, इसको सिर्फ साइक्लोन से नहीं और भी फील्ड से जोड़ा गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉर्डर पे लड़ाई हो जाती, बॉर्डर स्क्रिमिश हो जाता है, तो उस बॉर्डर स्क्रिमिश में होता क्या है कि जो न्यूज रूम्स होते हैं, जो न्यूज स्टूडियोज होते हैं, वो वॉर रूम बन जाते हैं। वहां पे एंकर्स पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के लिटरली लड़ रहे होते हैं, एक मिलिट्री पोस्चर वो रख लेते हैं अपने सामने। फिर अगर कोई मून चला गया, मून पे कोई आप कह सकते हैं मिशन सक्सेसफुल हो गया, तो फिर उस चीज को वो स्पेस मिशन को इस तरीके से कवर करते हैं जैसे वो खुद ही स्पेस में गए हों। अगर कहीं पे बाढ़ आ गई है तो वो बाढ़ को इस तरीके से पोर्ट्रे करेंगे जैसे बाढ़ आपके सामने आ रखी हो, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो कि उस बाढ़ की जगह इलाके पे जाके चीजों को कवर करेगा, और हो सकता है कि वो फेक तरीके से आपको दिखा रहा हो, वो एक्चुअली में वहां पे हो भी नहीं। तो जो लोग हैं जो कि टीवी को देख रहे हैं, वो लोग चीजों को रियल टाइम तरीके से देख पाए, इसीलिए एक रियल टाइम ड्रामा को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। और बहुत हद तक वो जो ड्रामा होता है ना, दैट इज नॉट ओरिजिनल। वो बस उस न्यूज एंकर की परफॉर्मेंस होती है। वो न्यूज एंकर वहां पे एक एक्टर की तरह रोल प्ले कर रहा होता है। और इस चीज को WWE रेस्टलिंग से कंपेयर किया गया। देखिए WWE रेस्टलिंग में लड़ाई होती है, मैं भी छोटा था बहुत देखता था। WWE रेस्टलिंग में हम देखते हैं कि भाई खून निकल आया, एक लड़ रहा है, उसकी हड्डियां टूट गई, हाथ टूट गया, लेकिन एंड में सब कुछ फेक होता है। एंड में सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, सब कुछ लिखा गया होता है, उसमें कुछ भी ओरिजिनल नहीं होता है। आज के जो टीवी न्यूज चैनल है ना, आज के जो एंकर्स है ना, ये भी ऐसे ही हो गए हैं, बिल्कुल फेक, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, सब कुछ केयरफुली प्लान्ड है, सब कुछ केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड है। उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो प्लान्ड है, और उनको प्लान इस तरीके से किया गया है कि जो लोग उनको देख रहे हैं उनके अंदर इमोशन जगे, उनके अंदर एंगर जगे, और वो सेंटिमेंट के बेसिस पे फिर वो चैनल के साथ एसोसिएट करेंगे, चैनल की टीआरपी बढ़ेगी, चैनल के रेवेन्यूज बढ़ेंगे। ऑब्वियस ही बात है, यहां पे चीजों को इस तरीके के दिखाने की कोशिश की जा रही है कि लोगों के इमोशन पे वो स्ट्राइक करे, और जब वो लोगों के इमोशंस को अराउज करेगी तो इनका जो एंटरटेनिंग एस्पेक्ट है, टीआरपी को बढ़ाने का एस्पेक्ट है, वो बढ़ेगा।
ये सब चीजों की बात की गई है। तो अब जब न्यूज आती है कि भाई 2000 का नोट आया है, पुराने नोट बंद हो गए, कहीं पे फ्लड्स आ गए, कहीं पे स्पेस का कुछ हुआ है, कोई नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुई है, इन सब चीजों को बस एक न्यूज की तरह नहीं, इन सब चीजों को एक इंटरटेनिंग फॉर्मेट में लोगों के सामने रखा जाता है। रियलिटी शोज की भी यहाँ बात की है, रियलिटी शोज जैसे कि बिग बॉस, यहाँ पे बिग बॉस की बात की गई है। बिग बॉस के बारे में बोला नहीं गया, मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। बिग बॉस में क्या होता है दोस्तों, एक रूम में बहुत सारे लोग हैं, वो आपस में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं बिग बॉस शो में। क्योंकि बिग बॉस शो में एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये लोगों की उस इनेट क्वालिटी को दिखा रहा है कि दूसरों का जो बवाल है, दूसरों की जो पॉलिटिक्स है, उसमें लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। तो बिग बॉस के अंदर जबरदस्ती ऐसे टास्क देके जो कि लोगों को एक दूसरे के साथ लड़ाए, लोगों को एंटरटेन करना है। तो इंटरटेनमेंट के तरीके को ढूंढा जा रहा है, इसीलिए रियलिटी टेलीविजन से न्यूज चैनल्स को कंपेयर किया जा रहा है। जैसे कि रियलिटी टीवी चैनल्स में बिग बॉस के एग्जांपल से मैंने बताया कि लोग दूसरों की लड़ाई को देखने में बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं, उसी तरीके से न्यूज चैनल किसी भी न्यूज को एक एंटरटेनमेंट फॉर्म में इमोशन के साथ आपके सामने लेके आते हैं, ताकि आप उनके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो जाए और उसको देखने लगो। एक्चुअली वो आपको वही सुनाना चाहते हैं जो कि आप सुनना चाहते हो। जैसे कुछ दिन पहले एक न्यूज वायरल हो रही थी, उसमें वो जो न्यूज एंकर वो बोल रहा था कि पीपल लिबरेशन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, जो चाइनीज सोल्जर्स हैं, वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हैं, इसलिए जब भी वॉर होगा तो वो लड़ेंगे नहीं। इस तरीके की बकवास न्यूज़ेस दिखाई जाती हैं हमारे न्यूज चैनल पे। तो इससे जो क्रेडिबिलिटी होती है इन न्यूज एंकर्स की, वो खराब होती है, और जो व्यूअरशिप है उसके पास एक गलत न्यूज जाती है गलत फॉर्मेट में। ये बात कही गई है। तो मीडिया की यहां पे काफी बुराई गई है, की गई है। आप कह सकते हैं कि एक एथिकल एलिमेंट होता है ना जो मीडिया का, मीडिया जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर माना जाता है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी का, उस पिलर को तोड़ने की सी बात यहाँ पे हो रही है। तो ये थे वो आर्टिकल्स जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आए हो, ठीक लगा हो, कुछ जानने को मिला हो। स्टोरी फॉर्म में मैं चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं, जो नोट्स पर्सपेक्टिव से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाद की वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि एंड में 4-5 पॉइंट्स जो कि नोट्स के पर्सपेक्टिव से हैं वो भी आपको मैं लिखा दूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दें।